महिला दिवस की आप सभी मूल्यवासी अम्बेडकरवादी SC ST OBC को ढेर सारा बधाई। आज हम महिला दिवस के दिन वह अनोखा इतिहास के बारे में आइए जानते हैं कि महिला दिवस क्यों और किस लिए मनाया जाता है और 8 मार्च को ही क्यों निर्धारित किया गया। आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इतिहास के झरोकों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिला के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं संघर्ष के उपलक्ष्य में उनकी हौसला अफजाई के तौर पर मनाया जाता है। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। इस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ये हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी। अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगरियन कैलेंडर। इन दोनों की तारीखों में कुछ अंतर है। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी इतवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च था। उस समय पूरी दुनिया में, यहाँ तक रूस में भी ग्रेगरियन कैलेंडर चलता है। इसलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। महिला दिवस अब लगभग सभी विकासशील देशों में मनाया जाता है। वास्तव में ये दिन महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने और उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महिलाओं के समान अधिकार को बढ़ावा और सुरक्षा देने के लिए विश्व भर में कुछ नीतियां, कार्यक्रम और मापदंड निर्धारित किए हैं। भारत में भी महिला दिवस व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में महिला दिवस सृष्टि सृजन में यदि किसी का योगदान है तो वह नारी का है। अपने जीवन को दांव पर लगाकर एक जीव को जन्म देने का साहस प्रकृति ने केवल महिलाओं को प्रदान किया है। हालांकि तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में नारी की यह शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। आज समाज के दोहरे मापदंड नारी को एक तरफ पूजनीय बताते हैं तो दूसरी ओर उसका शोषण करते हैं। यह नारी जाति का अपमान है और इस समाज से वही सम्मान पाने की अधिकारिणी है जो समाज पुरुषों को उनके गलतियों के बाद भी पुनः एक अच्छा आदमी बनने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को इंसान के रूप में देखने के प्रयास संभवतः कम ही हुआ है। पुरुष के बराबर स्थान एवं अधिकार की मांग ने भी उसे अत्यधिक छला है। अतः वह आज तक मानविक स्थान प्राप्त करने से भी वंचित रही है। भारतीय परिवार एवं जनजीवन की मुख्य केंद्रधारी नारी ही रही है। परिवार का पोषण, खुशहाली, विश्राम, यहाँ तक कि शिक्षा भी नारी के ऊपर चतुर्दिक रूप से निर्भर है। यहाँ तक कि संस्कृति, परंपरा इत्यादि नारी के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। भारतीय समाज में नारी को आदर्श, त्याग, सहनशीलता के प्रतिमूर्ति के रूप में
देखा गया है। नारी धैर्य, त्याग, ममता, क्षमा, स्नेह, समर्पण, सहनशीलता, करुणा, दया, परिश्रमशीलता आदि गुणों से परिपूर्ण है। महादेवी वर्मा ने कहा है, नारी केवल एक नारी ही नहीं अपितु वह काव्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। पुरुष विजय का भूखा होता है और नारी समर्पण की। भारत में शताब्दियों की पराधीनता के कारण महिलाएं अभी तक समाज में पूरी तरह वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकी हैं जो उन्हें मिलना चाहिए, और यह दहेज की वजह से कितनी ही बहु बेटियों को जान से हाथ धोने पड़ते हैं तथा बलात्कार आदि की घटनाएं भी होती रहती है। वही हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण सदियों से समय की धार पर चलती हुई नारी अनेक विडंबनाओं और विसंगतियों के बीच जीती रही है। पूज्य, भोग्य, सहचरी, सहधर्मिणी, माँ, बहन एवं अर्धांगिनी, इन सभी रूपों में उसका शोषित और दमित स्वरूप ही सामने आता है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय होने लगी। बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, उत्तराधिकारी की शून्यता, विभिन्न तरह के प्रतिबंध, सामाजिक नीति नियमों से नारी अपनी स्वतंत्रता खो चुकी थी। अब वह केवल भोग की वस्तु बन चुकी है। 19वीं सदी को पुनर्जागरण काल कहा जा सकता है। इस काल अनेकों आंदोलन के कारण में नारी की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ, फिर भी उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय रही। इस स्थिति पर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नैसर्गिक रूप से तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। जिस आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में मनुष्य अपने व्यक्तित्व की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उसके निर्माण में भी स्त्री की भूमिका दूसरे दर्जे की नहीं मानी जा सकती है। हमारे अपने देश में भी जब से देश के आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है, तभी से हम स्त्रियों को सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाते पाते हैं। यह और बात है कि जब इन प्रक्रियाओं को इतिहास या राष्ट्रीय मैथोलॉजी का रूप दिया जाता है, तब स्त्रियों को केवल पुरुष की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या फिर अधिक से अधिक ऐसी वीरांगनाओं के रूप में जिन्हें परिस्थितियां पराक्रम के लिए बाध्य कर देती है। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि भारतीय समाज में प्रगति और जड़ता का द्वंद्व परंपरा बनाम आधुनिकता के द्वंद्व का पर्यायवाची नहीं है। परंपरा में निहित जड़ता, प्रगतिहीनता और अमानवीयता के पहली तो अपनी जगह है, लेकिन आधुनिकता में भी सब कुछ गतिशील प्रगतिशील हो ऐसा नहीं है। उल्टे हमारे समाज में आई आधुनिकता के सामाजिक आधार पर उसके बौद्धिक स्रोतों की बदौलत उस आधुनिकता का दक्षिणपंथी प्रतिक्रांतिवादी पहलू उसके प्रगतिशील पहले से कहीं अधिक प्रचंड है। जातिवाद विरोध के नाम पर सवर्ण जातिवाद की बेशर्म वकालत हो या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर फैसिस्ट मिजाज की चट्टानी संवेदनहीनता, ऐसी तमाम समाज तोड़क और पीछे देखूं प्रवृत्तियों का सामाजिक आधार पर बौद्धिक तेज हमारे परम आधुनिक भद्र लोग द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम एक कड़वी सच्चाई याद करें कि पारंपरिक हो या आधुनिक संसार की सभी सभ्यताएं स्त्री की दृष्टि से ओछी प्रतीत होती है, और पाखंडी भी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते के दावेदार हो या स्त्री को गुलामी से आजाद कर शारीरिक हयात बनाने के दावेदार अपनी आत्मा में झांक कर देखें तो समझ जाएंगे कि स्त्री को देवी मानने के सभी प्रोजेक्ट असल में उसे व्यक्तित्व से वंचित करने की प्रोजेक्ट है। स्त्री के आत्मा सजगता का आरंभ ही इस देवी मार्का छल से मुक्त होकर व्यक्तित्व तलाशने की बेचैनी होती है।
किसी आत्मा सजगता की कोशिशों की रेखाएं आधुनिक सभ्यता में भी तो है ही, पारंपरिक सभ्यताओं में भी है। ऐसी कोशिशों की तार्किक परिणति होनी चाहिए। सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता में स्त्री व्यक्तित्व की बराबर की हैसियत एक सहज स्वाभाविक अधिकार के रूप में, किसी की कृपा के रूप में नहीं है। आजादी के आंदोलन के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित एवं अछूतों के अधिकार, अस्तित्व तथा सम्मान की लड़ाई के साथ ही महिलाओं के अधिकार एवं समानता की लड़ाई भी लड़ रहे थे। इसलिए उसके किसी भी आंदोलन में महिलाएं पुरुष से कमतर भाग नहीं लेती थी, अपितु उनके कंधों से कंधा मिलाकर आंदोलन को सफल बनाने में योगदान करती थी। इतना ही नहीं, आजादी के लड़ाई में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने जितनी बड़ी संख्या में भाग लिया, उससे सिद्ध होता है कि समय आने पर नारी संभवतः और करुणा को विद्रोह की हुंकार में तब्दील कर राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर सकती है। क्रांतिकारियों को सहयोग देने वाली अनेक महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इतिहास साक्षी है, जब जब समाज और राष्ट्र ने नारी को अवसर तथा अधिकार दिया है, तब तब नारी ने विश्व के समक्ष श्रेष्ठ उदाहरण ही प्रस्तुत किया है। आज हम नारी जागृति, नारी सम्मान की बात करते हैं। बड़े अधिकारी, नेतागण, अन्य सभी बुद्धिजीवी लोग सभाओं, गोष्ठियों एवं मंचों पर नारी के समान अधिकार, महिला उत्पीड़न के मुद्दों पर उछलेदार भाषण झाड़ते हैं, लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज का नारी के प्रति वास्तविक नजरिया कुछ और ही होता है। इस देश में हमेशा स्त्री को माँ, बहन या फिर बेटी के रूप में देखा गया है। फिर भी इतिहास गवाह है कि पारंपरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से स्त्रियों की हमेशा उपेक्षा ही की गई है। मानव समाज की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक गलतियों में से एक मुख्य गलती यह है कि आज तक भारतीय नारी के साथ समानता व न्याय का व्यवहार नहीं हुआ है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निश्चय किया है कि सभी को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके, ताकि प्रत्येक भारतवासी को स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का आनंद भी मिल सके। इसलिए भारत के संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों और समाज के निर्बल वर्गों को आगे आने का अवसर मिल सके, ताकि वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि वही राष्ट्र प्रगति कर सकता है जिसमें महिलाओं को प्रगति करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित एवं अछूतों के लिए ही लड़ाई नहीं लड़ी, अपितु सदियों से दमित, शोषित नारी के अधिकारों एवं समानता की भी पुरजोर लड़ाई लड़ी। इसलिए संविधान निर्माण के समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह जरूरी समझा कि राष्ट्र को मजबूत, संगठित एवं प्रगतिशील बनाने के लिए महिलाओं, युवतियों एवं बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि उनका पिछड़ापन समाप्त हो सके। महिलाओं को मताधिकार एवं सरकार में भागीदारी का अधिकार अनेक देशों, विशेषकर इस्लामिक देशों की महिलाओं से पहले प्राप्त था। केवल सामाजिक समानता के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को आवश्यक, पर्याप्त एवं प्रभावी समानता प्राप्त नहीं हो सकी है। दूसरी ओर महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार एवं अपराध में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। ये स्थिति तब और शोचनीय हो जाती है जब संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 14 में उल्लेखित मूल अधिकारों में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत
भारतवर्ष में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, राज्य किसी भारतीय नागरिक के विरुद्ध केवल लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद के भाग 3 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अब समय आ गया है कि महिलाओं को अधिकार देने तथा उन्हें लैंगिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा अन्य खामियों पर भी विचार किया जाए। इस बात को समझा जाना चाहिए कि केवल साधनों की उपलब्धि तथा महिलाओं की इन तक पहुंच से ही वंचित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, बल्कि इस सब के लिए जरूरी है कि लोगों की सोच में एक व्यापक परिवर्तन लाया जाए। विशेषकर पुरुषों की सोच में परिवर्तन की व्यापक रूप से आवश्यकता है। सोच में यह परिवर्तन केवल सरकारी योजनाओं तथा कानूनों से ही संभव नहीं हो सकता। इस मामलों में तो जनता की व्यापक सहभागिता आवश्यक है, लोगों में जन जागरूकता आवश्यक है। विशेषज्ञों ने इस बात को पाया है कि महिलाओं की पराश्रयता, उनका शोषण तथा समाज की गतिविधियों में उनकी सीमित सहभागिता का कारण महिलाओं की अपनी अक्षमता अथवा इस क्षेत्र में आगे न बढ़ने देने का पुरुषों का षड्यंत्र नहीं है, अपितु हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की प्रणाली तथा उसके कारण सामाजिक आचार विचार ने ही महिलाओं के प्रति एक दुराग्राही भावनाओं को बढ़ावा दिया है। हमारा भारतीय समाज ऐसा है जिसमें लड़के ही प्राथमिकता दी जाती है, लड़के को ही आगे वंश चलाने वाला तथा परिवार की विरासत आदि का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये देखा गया है कि इस प्रकार की स्थितियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को द्वयम समझा जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जब कभी लड़कियों के ऊपर परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका कमाने की जिम्मेदारी आती है तो वह कामकाज के लिए अपने आप को प्रशिक्षित नहीं पाती या पर्याप्त कौशल पाने में सक्षम नहीं होती है। इसका परिणाम ये होता है कि रोजगार के क्षेत्रों में शोषण का शिकार होती है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज की अपनी कुछ रीतियां हैं जो कि महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ाती है। इसमें दहेज प्रथा, लड़के के जन्म पर समारोह तथा लड़की के जन्म पर अप्रसन्नता व्यक्त करना, पुरुष द्वारा ही सामाजिक एवं धार्मिक कृत्य करना, पर्दा प्रथा, गर्भस्थ शिशुओं का लिंग परीक्षण तथा बालिका भ्रूणों का गर्भपात, लड़के के लिए इलाज तथा अन्य उपचार आदि नैतिकता और चरित्र के बारे में महिलाओं पर पुरुषों के प्रति दोहरे मानदंड, लड़कियों और महिलाओं के लिए अनेक सामाजिक वर्जनाएं तथा पुरुषों के लिए स्वच्छंदता आदि शामिल है। इसके अलावा महिलाओं से कई अन्य क्षेत्र में भी भेदभाव होता है, भले ही कानून इस प्रकार के भेदभाव को वर्जित करता है। रोजगार और संपत्ति के अधिकार में इस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जहां तक पैतृक संपत्ति का मामला है, पुरुष ही वहां संपत्ति का वारिस और नियंत्रण करता होता है। इसी प्रकार रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर दिए जाने की बात कही जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां भी उनसे भेदभाव होता है। ऐसे भी कई अवसर आते हैं जबकि उनका कोई तरीकों से शोषण होता है। अगर हमें स्थितियों में सुधार करना है तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा और लड़के लड़की के बीच भेदभाव को दूर करना होगा, खत्म करना होगा। आज महिलाएं अपनी संवादहीनता, संकोच एवं भीड़ता के मुक्त होकर सुदृढ़ समाज के सृजन, समस्त सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इनसे अछूत है। आज नारी पुरुषों के समान ही सुरक्षित, सक्षम एवं सफल है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य, चिकित्सा, सेना, पुलिस, प्रशासन, व्यापार, समाज सुधार, पत्रकारिता, मीडिया एवं
कला का क्षेत्र हो, नारी की योग्यता एवं उपस्थिति अपना प्रत्यक्ष परिचय प्रस्तुत करती रही है। घर परिवार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक उसकी कीर्ति पताका लहरा रही है। उन्नत राष्ट्र की कल्पना तभी यथार्थ का रूप धारण कर सकती है जब महिला सशक्त होकर राष्ट्र को सशक्त बनाने में बराबर योगदान दे। नारी की बुद्धिमत्ता पर गोल्डस्मिथ ने कहा है कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है क्योंकि वह जानती कम और समझती ज्यादा है। आज जरूरत है नारी को समय की मुख्य धारा से जोड़ने की। आज भी नारी ममतामयी और त्यागमयी है। नारी त्याग और साधना के बलबूते पर समाज के प्रत्येक पहलू से जुड़ी है। वह पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति सचेत है, संघर्षरत है। अद्यापि नारी शिक्षा से आज कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। हमारे समाज में उसकी निस्वार्थ सेवा हर क्षेत्र में है। तथापि वह नौकरी पेशा न होकर गृहिणी होते हुए भी घरेलू दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करती है, किंतु फिर भी उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं तो दोहरे स्तर पर पारिवारिक और सामाजिक शोषण की शिकार है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारतीय नारी के भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज वो देवी नहीं बनना चाहती, वो सही और सच्चे अर्थों में अच्छा इंसान बनना चाहती है। महिला दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब नारी को पुरुष की समकक्षता प्राप्त होगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।